हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। वेलकम है आप सभी का बोर्ड ज्ञान अड्डा यूट्यूब चैनल में। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, इसका मतलब आप भी क्लास 12th में पढ़ते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर समझ में नहीं आए तो इसे डिसलाइक कर दीजिएगा और अगर समझ में आ जाए तो इसे लाइक जरूर करिएगा। आज के क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो क्लास 12th में है और जिन्हें 2027 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है। तो आपको भी 2027 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है और आपका भी सब्जेक्ट हिस्ट्री है और आप हिस्ट्री में बहुत ही कमजोर हैं, तो आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिएगा। और अगर आप लोग चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। आज का इस क्लास में क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 1 का पार्ट 4 को देखने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को क्लियर करा दिया जा चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग इसे पहले देख लीजिएगा। उसके बाद इस पार्ट 4 के देखिएगा तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना कोई समय को बर्बाद किए ही शुरू करते हैं इस पार्ट 4 को। देखने वाले हैं कि हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक जीवन की विशेषताएं क्या थी। हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक जीवन की विशेषताएं, तो यहाँ पास में धार्मिक जीवन की विशेषताएं यह है कि हड़प्पा सभ्यता में किसी भव्य मंदिर का प्रमाण नहीं मिलता है। शायद ये पता चलता है कि यहाँ पास में मंदिर नहीं बना होता था और यहाँ पास में पूजा करने के लिए किसी भी मंदिर का प्रयोग नहीं होता होगा। दूसरा है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से प्राप्त मूर्तियों पुरातात्विकता मातृ देवी की मूर्तियां मानते हैं और इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी मातृ देवी की पूजा होती थी, है ना। मातृ देवी की हड़प्पा सभ्यता में किसकी पूजा होती थी? मातृ देवी की पूजा होती थी। और मातृ देवी आज दुर्गा, काली, चंडी आदि के नाम से जाना जाता है। तो उस समय में मातृ देवी के नाम से जो है ना इन्हें पूजा किया जाता था। तीसरा है एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है ना। तो एक मूर्ति के यानी कि एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलते हुए दिखाया गया है और जो संभवतः जो है कह सकते हैं कि धरती देवी मात्र यानी कि मूर्ति है, धरती देवी की मूर्ति है जिसमें पौधा निकलते हुए दिखाया गया है। और संभव है कि हड़प्पा वासी धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसे पूजा करते होंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है ना, हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा किया करते होंगे। चौथा पॉइंट है पशुपति महादेव की मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मुद्रा प्राप्त हुई है जिसमें 3 मुख वाला एक पुरुष योग मुद्रा जो है ना बैठा है और इसके 3 सिंह है ना। इसके कितने? तो इसके 3 सिंह है और इसकी बाईं ओर एक गेंडा और भैंस है और तथा दाईं ओर एक हाथी और व्याघ्र यानी कि मौजूद है। इसके समूह यानी कि इसके सम्मुख एक हिरन है और इसकी तुलना पुराणों यानी कि पुराण में भी की गई है। मतलब ये है चौथा पॉइंट में कि पशुपति महादेव की मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मुद्रा प्राप्त हुई है जिसमें 3 मुख वाला एक पुरुष मुद्रा में बैठा हुआ है और इसके 3 सिंह यानी 3 सिंह है और इसके बाईं ओर गेंडा और भैंस देखने को मिले हैं। अगला पॉइंट है, 5वां पॉइंट है दोस्तों। 5वां पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता में बहुसंख्यक में पत्थर अथवा मिट्टी से बनी लिंग योनि की प्राप्ति लिंग पूजा के संकेत देता है। यहाँ पास में लिंग की पूजा की जाती होगी। 6ठा पॉइंट है ये लोग वृक्ष यानी कि वृक्ष जिसमें विशेषता पीपल का वृक्ष का पूजा करते थे, क्योंकि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर 2 जुड़वा पशुओं के शीर्ष पर 9 पीपल की टहनियां दिखाई गई है ना। जिससे पता चलता है कि यहाँ पास में पीपल का भी पूजा किया जाता होगा, है ना। पीपल का भी पूजा यहाँ पास में किया जाता होगा। अगला 7वां पॉइंट है कि कुबड़ वाला बैल विशेष पूजनीय माना जाता था। यहाँ कुबड़ वाले बैल की पूजा होती थी। और 8वां है क्या? तो नाग पूजा के भी संकेत यहाँ देखने को मिलते हैं। उसके बाद है बड़ी संख्या में प्राप्त ताबीज संकेत देता है कि ये लोग तंत्र मंत्र पर भी विश्वास किया करते होंगे। यहाँ बड़ी संख्या में ताबीज प्राप्त हुए हैं, तंत्र मंत्र पर भी विश्वास रखते होंगे। 10वां पॉइंट है कालीबंगा एवं लोथल से ईंटों की बनी देवी मिली है जो कि अग्नि पूजा का साक्ष्य है और कालीबंगा के हवन कुंड से यज्ञ का भी साक्ष्य देखने को मिला है। पता ही चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में यज्ञ भी किया जाता होगा और यज्ञ का प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। 11वां पॉइंट है
मृतक संस्कार पर निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। मार्शल महोदय के अनुसार सिंधु निवासी जो है ना शवों को 3 प्रकार से यानी कि उत्सर्ग यानी कि क्या तो उत्सर्ग किया करते थे, 3 प्रकार से इसका कर्मकांड किया करते थे शवों को। देखेंगे कि कौन कौन से प्रकार थे। तो हड़प्पा सभ्यता में कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में शवों को किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता में मृतक संस्कार किस तरीके से हुआ करता था। हड़प्पा सभ्यता में मृतक संस्कार किस तरीके से होता था। तो देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में शवों के अंतिम संस्कार के संबंध में विद्वानों का मत ये है कि पूरी तरह एक जैसी नहीं है। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर ऐसा माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग मृतक को अंतिम संस्कार विभिन्न अलग अलग तरीके से किया करते थे। जैसे इसमें पहला पूर्ण समाधि संस्कार। अब पूर्ण समाधि संस्कार कहाँ पास में होता था? हड़प्पा सभ्यता में। पूर्ण समाधि संस्कार क्या है? तो इस विधि में मृत व्यक्ति के पूरे शरीर को भूमि में दफना दिया जाता था। भूमि में इसे दफना दिया जाता था, है ना, जिसे बोलते हैं पूर्ण समाधि संस्कार। दूसरा है आंशिक समाधि संस्कार। इस प्रकार के शव को पहले पशु पक्षियों के लिए खुला छोड़ दिया जाता था। बाद में जो यानी कि उसके मांस को खाने के बाद जो भी हड्डियां बच जाती थी उन्हें जमीन में गाड़ दिया जाता था। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका है दाह संस्कार। जिसमें कुछ स्थानों से ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनसे यह अनुमान लगाया जाता है कि शव को जलाकर उसकी राख या अस्थियों को भूमि में सुरक्षित रख दिया जाता था। तो ये था दाह संस्कार। अब देखने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल ए कनिंघम, है ना। डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो ए कनिंघम थे। ए कनिंघम के बारे में देखेंगे कि ए कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर थे और 19वीं शताब्दी के मध्य में उन्होंने भारत में पुरातात्विक खोजों की शुरुआत की थी और हड़प्पा से संबंधित प्राचीन अवशेषों का प्रमाण पहचानने में उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा ए कनिंघम का। और प्रारंभिक नगरों की जानकारी भी प्राप्त करने के लिए उन्होंने स्थानीय लोगों और तथा प्राचीन अभिलेखों के अध्ययन किए थे और तब जाकर के इनके बारे में पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त हुई थी। किसने? तो ए कनिंघम के द्वारा। हालांकि वे हड़प्पा सभ्यता के वास्तविक महत्व को पूरी तरह समझ नहीं पाए, इसलिए उन तक के निष्कर्षों के यानी कि विद्वान कनिंघम की भूल के नाम से इसे जाना जाता है, क्योंकि वो कनिंघम जो है ना इस बात को पूरी तरीके से नहीं जान पाए थे। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक जरूर कर दे, चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, देखेंगे जॉन मार्शल, दूसरे विद्वान जॉन मार्शल है। जॉन मार्शल वर्ष 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक बने और यानी कि उन्हीं के नेतृत्व में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया और इसके एक प्राचीन विकसित सभ्यता के रूप में मान्यता मिली। तीसरा विद्वान है R.E.S. व्हीलर। ये R.E.S. व्हीलर जो है इन्होंने 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक नियुक्त हुए और उन्होंने उत्खनन कार्य में वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाने पर विशेष जोर दिया और व्हीलर ने परतों के अध्ययन के आधार पर खुदाई की तकनीक विकसित की और जिससे हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन में अधिक स्पष्टता और विश्वसनीयता देखने को मिलता है दोस्तों इसमें। ठीक है, तो ये पॉइंट को नोट कर लीजिएगा आप लोग। और मैं बता दूं कि आपको अगर पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त में अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको ये व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है। नंबर है 9934796799। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको बिल्कुल मुफ्त में ही पीडीएफ दे दिए जाएंगे। ये चैप्टर जैसे ही समाप्त होगा आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न जो है क्लियर करा दिया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। और पूरी तरीके से हिस्ट्री को अगर रियलिटी में आप लोग अगर पूरी तरीके से तैयार है अच्छी तैयारी के लिए तो इस चैनल के साथ जरूर से जरूर जुड़े रहें, है ना। जरूर से जरूर इसके साथ में जुड़े रहें। देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण की अगर बात करें कि हड़प्पा सभ्यता का पतन के कारण क्या है, तो पहला कारण है बाढ़। माना जाता है कि कुछ इतिहासकार का मानना है कि सिंधु क्षेत्र में बार बार आई बाढ़ के कारण हड़प्पा सभ्यता में भारी नुकसान पहुंचा
और बाढ़ से नगरों की इमारतें नष्ट हो गई और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और जिसके फलस्वरूप सभ्यता पतन हो गया। तो पहला कारण बाढ़ का कारण है ना। दूसरा है क्या, महामारी। दूसरा क्या है, महामारी। तो ये महामारी की अगर बात करें तो इसमें कई विद्वान का ये मानना है कि किसी गंभीर संक्रामक रोग फैलने से बड़ी संख्या में लोग मर गए और जनसंख्या में तीव्र गिरावट आने के कारण सभ्यता की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था कमजोर पड़ गई और अंततः उसका पतन हो गया। तो दूसरा कारण को यह नोट कर लेंगे, महामारी। तीसरा कारण है भूकंप एवं भूस्खलन। कुछ इतिहासकार का ये मानना है कि भूकंप और भूमि के धंसने जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने हड़प्पा सभ्यता को नुकसान पहुंचाया और इसके कारण कई नगर मिट्टी के नीचे दब गए और सभ्यता का अस्तित्व संकट में आ गया, है ना, जिसके वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। तो तीसरा कारण भूकंप और भूस्खलन है। चौथा कारण है विदेशी आक्रमण, जो कि भी इंपॉर्टेंट माना जाता है इन्हें, विदेशी आक्रमण। जिसमें विदेशी आक्रमण में यह भी माना जाता है कि बार बार होने वाले बाहरी आक्रमण, विदेशी लोग इस पे आक्रमण कर दिए और इनके आक्रमणों ने हड़प्पा सभ्यता को कमजोर किया और जिससे उसकी शक्ति और स्थिति पूरी तरीके से समाप्त हो गई। तो चौथा कारण है विदेशी आक्रमण, याद रखेंगे। पांचवा कारण की अगर बात करें, पांचवा कारण क्या है, तो पांचवा कारण है पर्यावरणीय परिवर्तन हो गया होगा। वनों की अत्यधिक कटाई हुई होगी, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया होगा, नदियों का मार्ग रास्ता बदल गया होगा और या तो फिर सूखने और कृषि प्रतिकूल प्रभाव कृषि पर पड़ा होगा और साथ ही जनसंख्या बढ़ने और भूमि के अत्यधिक उपयोग होने के कारण संसाधन में कमी हो गई होगी और जिसके कारण सभ्यता यानी तहस नहस हो गया और समाप्त हो गया। तो पांचवा कारण पर्यावरण परिवर्तन है। अगला पॉइंट है सभ्यता की अंत की अगर और बात करें कि सभ्यता का अंत जो है किस तरीके से कैसे हुआ, तो सभ्यता का अंत में माना जाता है, ध्यान देंगे कि इस जो है ना प्राप्ति प्रमाण के अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक पंजाब और सिंध क्षेत्र में स्थिति प्रमुख शहरी हड़प्पा केंद्र को धीरे धीरे छोड़ दिया गया होगा और इसके बाद लोग गुजरात, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश नए क्षेत्र में जाकर बसने लगे होंगे, जिसके कारण से शायद जो है सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गया होगा। तो नोट कर लीजिएगा आप लोग इसे। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद भी कुछ समय तक सीमित रूप में आबाद रहा। और फिर अगला पॉइंट है खुदाई से प्राप्त अवशेष यह संकेत देते हैं कि इन क्षेत्रों में लोग एक सरल ग्रामीण जीवन शैली अपनाने लगे थे, जिसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गया होगा। और अगला पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता के पश्चात के काल सामान्यतः उत्तर हड़प्पा काल अथवा अनुवर्ती संस्कृति कहा जाता है, जिसे, है ना, अनुवर्ती संस्कृति, यानी कि उत्तर हड़प्पा काल को जो है ना अनुवर्ती संस्कृति भी कहा जाता है। और इस कारण से जो हड़प्पा सभ्यता का पश्चात काल जो है यानी समाप्त हो गया, जिसके वजह से जो है ना ये सारे विद्वानों का अलग अलग इसका मानना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गया होगा। अगला पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता के शासक की अगर बात करें कि हड़प्पा सभ्यता में क्या शासक भी होते थे। हड़प्पा सभ्यता के शासक कौन थे, कैसे शासक हुआ करते थे यहाँ पास में। तो अगर शासक की अगर बात करें तो ध्यान देंगे आप लोग कि हड़प्पा सभ्यता के शासक, हड़प्पा सभ्यता के शासकों या शासन प्रणाली के बारे में हमें स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है यहाँ पास में कि कोई एक राजा हुआ करता होगा, ऐसा नहीं मिला है। मोहनजोदड़ो में मिले एक बड़े भवन के कुछ पुरातत्वविदों ने जो है ना यानी कि क्या राजप्रसाद माना जाता है कि यहाँ शायद राजा रहा करते होंगे, लेकिन इसकी जानकारी नहीं मिली है। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है और माना जाता है कि ये पत्थर की मूर्ति राजा होंगे, ठीक है, ऐसा माना गया है। और ये राजा के नाम जो राजा की संज्ञा दी गई और यह जो है ना नाम आज भी प्रचलित में है। ऐसा है कि थे सत्ता यानी कि उनके ही हाथ में होगी, ऐसा माना जाता है, लेकिन इसकी साक्ष्य जानकारी नहीं है। कुछ विद्वानों के अनुसार हड़प्पा समाज में कोई एक शासक नहीं था, बल्कि समाज अपेक्षाकृत समान था। सब जो है ना यानी कि शासक थे, कोई भी एक शासक यहाँ देखने को नहीं मिला है। और अगला पॉइंट है वहीं कुछ इतिहासकार हड़प्पा जैसे नगरों के अलग अलग शासक रहे होंगे। कुछ का मानना है कि अलग अलग शासक यानी कि देखो अलग अलग शासक नहीं, कोई एक ही शासक थे। कुछ का मानना है कि हर क्षेत्र में जो है ना अलग अलग शासक होंगे, है ना, अलग अलग शासक होंगे। तो इन शासकों के बारे में जो है ना जानकारी खास देखने को नहीं मिलती है। अगला पॉइंट है
हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी किस तरीके से खोज हुई। जब हड़प्पा सभ्यता के नगर नष्ट हो गए तो समय के साथ लोग उनके बारे में जानना यानी कि भूल गए, उन्हें भूल गए, है ना। और बाद में जब इस क्षेत्र में लोग बसने लगे तो खुदाई, बाढ़ या मिट्टी कटने के कारण कई प्राचीन वस्तुएं मिली। जैसे यहाँ पास माननीय की सभ्यता है, ये नष्ट हो गया, ये मिट्टी अपरदन से क्या हो गया, ढक। अब बाढ़ यहाँ की मिट्टी नष्ट हो, है ना, नष्ट होगी तो यहाँ से कुछ साक्ष्य प्राप्त हो जाएंगे। इस तरीके से देखने को मिले और इसके जो है ना साक्ष्य मिले हैं। इन वस्तुओं को देखकर लोगों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि यह किसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष यहाँ हो सकता है। यहाँ पास पहले से ही जो है ना कुछ सभ्यता मौजूद थे। इसके बाद पुरातत्वविदों ने खोज शुरू किया और हड़प्पा सभ्यता का पता चला कि यहाँ पास में हड़प्पा नामक एक सभ्यता थी। यहाँ हड़प्पा सभ्यता प्राचीन सभ्यता थी। आभूषणों और औजारों से यह स्पष्ट हुआ कि यहाँ एक विकसित सभ्यता अस्तित्व में थी। यहाँ पास में एक विकसित सभ्यता थी जिसकी जानकारी कैसे मिली है, तो आभूषण और औजार से ये पता चला है। उसके बाद फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे सब्जेक्टिव प्रश्न को कई बार पूछा गया है दोस्तों, मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, यहाँ से कई बार पूछा गया है। कार्बन 14 विधि के बारे में भी आई सब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से बनता है। तो कार्बन 14 विधि क्या है, तो एक जो है ना प्राचीन के यानी कि प्राचीन साक्ष्य जानने की एक विधि है कार्बन 14 विधि। जिस तिथि का निर्धारण की एक वैज्ञानिक पद्धति को कार्बन 14 विधि माना जाता है। तिथि निर्धारण करने की पद्धति को कार्बन 14 विधि कहते हैं। इस विधि के विकास अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर विलार्ड एफ लीबी ने सन 1946 में किया था कार्बन 14 विधि का प्रयोग। और इस विधि के अनुसार जीवित अवस्था में किसी भी वस्तु में कार्बन 12 और कार्बन 14 लगभग समान मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन जब जीवन की मृत्यु यानी कि जीव की मृत्यु हो जाती है तो कार्बन 14 स्थिर रहता है, जबकि कार्बन 14 धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। तो इससे पता चलता है मृत्यु के बारे में। कार्बन 14 की मात्रा में आई कमी के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि वह वस्तु कितनी पुरानी है ना। जिस पदार्थ में कार्बन 14 जितनी कम मात्रा में मिलती है वह उतना ही अधिक प्राचीन माना जाता है। जिस भी में भी कार्बन 14 की मात्रा जितना जो है ना यानी कि पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा यानी कि कार्बन 14 की मात्रा में मिलती है वह उतना ही अधिक प्राचीन माना जाता है। कार्बन 14 के इस क्षय के प्रक्रिया को यानी कि क्या, तो रेडियोधर्मित कहा जाता है। रेडियोधर्मित के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो आप लोग ये जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कार्बन 14 विधि, आप लोग इसे जो है ना स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, है ना। बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी। हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी की अगर बात करें तो यहाँ पास में हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी में हड़प्पा सभ्यता की खोज 1826 ईस्वी में, है ना, 1826 ईस्वी में कहा जाता है कि इसका जो है ना 1826 ईस्वी में जो है ना इसे 1826 ईस्वी में पहले चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा टीले का उल्लेख किया 1826 ईस्वी में। और 1856 में कराची से लाहौर तक रेल लाइन बिछाने के दौरान खुदाई से ईंट मिली और कुछ प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए। बाद में 1873 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को भी हड़प्पा संबंधी कुछ पूरा अवशेष मिले, जिससे पता चला हड़प्पा सभ्यता के बारे में। 1912 ईस्वी में डी आर यानी कि साहनी तथा एच आर दयाराम साहनी ने जो है ना प्राप्त अवशेषों के आधार पर एक लेख लिखा, है ना, और इससे जो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी मिली। हालांकि उस समय सर जॉन मार्शल हड़प्पा सभ्यता के महत्व को पूरी तरह समझ नहीं पाए थे और उनका यह मानना था कि भारतीय सभ्यता का आरंभिक गंगा घाटी में बसे नगरों से हुआ है। ये जो है ना इनका मानना था। आगे का पॉइंट देखेंगे कि इसी कारण हड़प्पा सभ्यता वास्तविक महत्व को पहचानने का श्रेय दयाराम साहनी को दिया जाता है। दयाराम साहनी को दिया जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता का खोज सबसे पहले किसने, तो हड़प्पा का खोज सबसे पहले दयाराम साहनी ने, है ना, दयाराम साहनी ने। कब किए थे, तो याद रखेंगे 1921 में। और अगर बात करें मोहनजोदड़ो का खोज किसने, तो मोहनजोदड़ो की खोज को याद रखेंगे 1922 में किसने, तो आर डी बनर्जी ने, है ना, रखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। आगे का पॉइंट को देखेंगे। 1912 ईस्वी में दयाराम साहनी ने पंजाब वर्तमान पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा नामक स्थान पर पुरातात्विक उत्खनन के कारण यानी कि जहां से कई महत्वपूर्ण जो है ना अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अंतर्गत ही
वर्ष 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की है ना, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज किए थे, नोट कर लीजिएगा आप लोग, है ना। और यह स्थल सिंध प्रांत यानी पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे, याद रखेंगे, है ना। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। और ये मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? मोहनजोदड़ो याद रखेंगे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। और हड़प्पा किस नदी के किनारे? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का विस्तार सामने आया और आगे उत्खनन यानी कि आगे उत्खननों से एक एक के बाद एक अनेक नगर का पता चलने लगा। सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के एक ही विशाल सभ्यता की जुड़वा राजधानी मानी है। हड़प्पा तो जुड़वा राजधानी किसे माना जाता है? ईबीआई है, ये याद रखिएगा। तो ये जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दोनों को जो है ना यानी कि जुड़वा राजधानी मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को माना जाता है, ठीक है। और इन दोनों नगरों के बीच की दूरी लगभग 670 किलोमीटर बताई जाती है। कितनी? 670 किलोमीटर बतलाई जाती है दोस्तों, है ना। तो क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बतलाएं, और अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दें, और अगर नहीं लगा है तो इसे आप लोग डिसलाइक कर सकते हैं, इसे डिसलाइक कर सकते हैं, डिसलाइक कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, हिस्ट्री सब्जेक्ट में अगर आप भी कमजोर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही, ये था पार्ट 4, और मिलते हैं अगले पार्ट 5 में, है ना, पार्ट 5 में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, है ना। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।